अपने सपनों को आंखों में सजा लो, मुस्कुराकर इस सुबह को अपना लो। हर क्षण एक नया अनुभव है, उस अनुभव को अपने जीवन में शामिल करो और जीवन को पूर्ण बना लो। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अनुभव ही हमारे जीवन को बदल सकता है। अनुभव आयु से नहीं, परिस्थितियों से मिलता है। इसलिए जब कभी भी हम अनुमान लगाते हैं तो ये समझना चाहिए कि अनुमान तो गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन से मिला हुआ वास्तविकता। इसीलिए जीवन को बदलना है तो अपने अनुभवों को जुटाइए, हर क्षण को अपने जीवन में सफल बनाने की कोशिश कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, सोमवार, मृगशीर्षा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। जब हम अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बिठा लेते हैं तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और उसी से हमारा जीवन सार्थक बनता है। इसलिए अपने जीवन में आई परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे जीवन जीने का तरीका बदल सकता है, जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। तो यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए, उसे अपने अनुभव में शामिल कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। इसके लिए आवश्यक है सकारात्मक विचारों को सुनना और देखना। सजीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य सजीवति गुणधर्मा विहीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्। अच्छे संस्कार एवं अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वासी जीवन को सरगर्भित बनाता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। Virtues and firmness in faith make life meaningful. Those who lack these qualities are wasting the purpose of life. गणित और खगोल में पारंगत हमारे आचार्यों ने समय की गणना के लिए कई वर्णों और प्रयत्नों का उपयोग किया। कहा जाता है उसी के अनुसार काल गणना को देखने के लिए पंचांग बनाया गया। पंचांग की रचना किन तत्वों और किस आधार पर की गई है वो वैज्ञानिक तत्व हैं और उन्हीं पर आधारित है हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की आज की ये रिपोर्ट। आइए समझ लेते हैं कि कौन से वो वैज्ञानिक तत्व हैं जिनको ध्यान में रखकर काल गणना अर्थात पंचांग का निर्माण किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग एक वैज्ञानिक पंचांग है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय और संध्या में सूर्यास्त होता है। सूर्य की यह एक आभासीय गति है जो पूर्व से पश्चिम होती दिखती है, जो कि प्रत्यक्षतः सूर्य की नहीं अपितु पृथ्वी के भ्रमण के कारण से दिखती है। सूर्य की इस गति के कारण सभी सजीव प्राणियों के दैनंदिन जीवन में परिवर्तन होते हैं और यह स्पष्ट है कि अनादिकाल से ही मनुष्य की कालगणना में सूर्य का विचार महत्वपूर्ण रहा है। वस्तुतः पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसीलिए दिन और रात बनते हैं। घूमती हुई पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सम्मुख आता है वहां दिन होता है और जो भाग सूरज से छिपा रहता है वहां रात होती है। इसके साथ ही पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और ऐसा सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इस दीर्घ वृत्त का एक चक्र पूरा करने के लिए पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं। इतने लंबे अंतराल की गणना मनुष्य ने कैसे की? इसका सरल उत्तर है रात के आकाश को देखकर। हम भी यदि आकाश का निरीक्षण करें तो देख सकते हैं कि प्रति संध्या पूर्व से उगने वाले नक्षत्र अलग अलग होते हैं।
और उनमें से अधिकांश की स्थिति एक दूसरे की तुलना में नहीं बदलती। वास्तव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि तथा ध्रुव तारे को छोड़ दें तो अन्य किसी भी तारा समूह की आपसी स्थिति नहीं बदलती। उनके छोटे छोटे समूह आपस में कुछ विशिष्ट आकार बनाते हैं, जिनके आधार पर उस समूह को पहचाना जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने आकाश में पूर्व की ओर से एक के बाद एक उदित होने वाले ऐसे 27 समूहों को पहचानकर प्रत्येक का नाम निश्चित किया, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। गणित और खगोल विज्ञान में पारंगत हमारे आचार्यों ने हजारों लाखों वर्ष पहले अपने अध्ययन में पाया कि सूर्य को एक नक्षत्र से आरंभ कर घूमते हुए वापस उसी नक्षत्र में लौटने के लिए लगभग 365 दिन लगते हैं और इस समय अंतराल का नाम पड़ा संवत्सर। सूर्य किस नक्षत्र में है, ये जानने के लिए सूर्य से ठीक विपरीत दिशा के नक्षत्र का आधार लिया गया। चंद्रमा भी एक नक्षत्र से आरंभ कर लगभग एक दिन में एक नक्षत्र पार करता हुआ 27 नक्षत्रों का एक चक्र पूरा करता है। चंद्रमा को अपना एक चक्र पूरा करके उसी नक्षत्र में लौटने के लिए लगभग 29.5 दिन लगते हैं। इन दिनों में चंद्रमा की कला का आकार भी बढ़ता घटता है, अतः उसे देखकर ही जन सामान्य को तिथि ज्ञात हो जाती है। इन तिथियों को प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि, पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक और पूरे पखवाड़े को शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष का नाम दिया गया है। अब आते हैं चांद्रमास के नामों की ओर। आकाश में नक्षत्रों को अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रेवती आदि नामों से नामित किया गया है और उन सभी का पति या स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। एक यजुर्वेदिक मंत्र में वर्णन मिलता है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, अर्थात सूर्य के तेज से ही चंद्रमा का तेज उत्पन्न हुआ है। फिर भी चंद्रमा के प्रकाश का एक अलग महत्व है। इसका कारण कई ग्रंथों में बताया गया है कि जिस प्रकार अंकुरित होने के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता है, उसी प्रकार रस और पोषण के लिए चंद्रमा का प्रकाश भी आवश्यक है। यह पद्धति इतनी वैज्ञानिक है कि आज दुनिया भर में इनका यही क्रम मान्य है, जो हमें सदा ग्रहों की कम अधिक गति का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार वैदिक काल में भारतीय ऋषियों ने सूर्य की गति का महत्व पहचानकर ऋतु आधारित संवत्सर, मासों आदि का नाम नियत किया। इसी कारण ये सभी नाम भारतीय मूल के ही हैं। साथ ही नक्षत्र मार्ग पर चंद्रमा की गति और इसकी कलाओं को देखते हुए चांद्र पंचांग भी बनाया। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही भारत में चांद्रमास, संवत्सर मास, वार इत्यादि की गणना, ऋतुचक्र का ज्ञान, उनके अनुसार कृषि व्यवस्था इत्यादि की गणना विकसित हुई और इसी के अनुसार भारतीय संस्कृति में सभी व्रत, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि का आयोजन किया जाता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। हमारे शारीरिक विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक तत्व हमें मिलते हैं खाद्य पदार्थ अर्थात हमारे आहार से। हर पोषक तत्व शरीर और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। पोषक तत्वों की कमी हो तो इससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है आयोडीन। आज है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे यानी विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। आइए समझ लेते हैं कि क्या महत्व है आयोडीन का हमारे स्वास्थ्य के लिए। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार विश्व भर में बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। इसके विषय में जागरूकता की आवश्यकता है। आयोडीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता मानसिक व शारीरिक विकास के लिए होती है। गर्भावस्था और बचपन में आयोडीन की आवश्यकता अधिक होती है। इसकी कमी होने पर कई समस्याओं का खतरा हो सकता है। आयोडीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण रोल है थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट और थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में। अगर आयोडीन की कमी हो तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने T3 और T4 नामक हार्मोन्स को सही तरह से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। जो नमक हम यूज़ कर रहे हैं घर में उसमें ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि उसमें आयोडीन से फोर्टिफिकेशन किया जाए और आज की डेट में इंडिया में सभी घरों में ये आयोडाइज सॉल्ट यूज़ किया जा रहा है और इसी सॉल्ट को यूज़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम इसकी डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकें और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम ना आए।
थायराइड का उत्पादन ठीक हो और इसकी प्रक्रिया ठीक हो पाए, इसमें आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड को चयापचय के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन उपयोगी होता है। इसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसका अर्थ है कि थायराइड उतना अच्छा कार्य नहीं करता जितना उसे करना चाहिए, जिसकी वजह से व्यक्ति को थकान, जोड़ों में दर्द और प्रजनन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये खनिज गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हड्डियों और मस्तिष्क के उचित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन का महत्व संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है और इसके कई लाभ हैं। गर्भावस्था में सहायक होता है आयोडीन। गर्भस्थ शिशु के विकास में उपयोगी। शिशु के मस्तिष्क का उचित विकास हो, इसके लिए आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मिलनी चाहिए। बच्चों में संज्ञात्मक कार्य यानी कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है। जन्म के समय शिशु का वजन सही हो, इसमें भी आयोडीन महत्वपूर्ण है। थायराइड हार्मोन के संतुलन के लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थायराइड के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए होती है। ये थायराइड हार्मोन T4 और T3 के उत्पादन को विनियमित करने में सहायता करता है। अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को आयोडीन डेफिशिएंसी है तो इसका बहुत खराब असर होने वाले शिशु पे आ सकता है और शिशु का जो थायराइड ग्लैंड है उसके डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से नवजात शिशु को कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें उसको थायराइड हार्मोन के लेवल्स कम होने के कारण उसके दिमागी डेवलपमेंट में या शारीरिक डेवलपमेंट में दोनों में ही काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और बच्चे का IQ काफ़ी कम हो सकता है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और ये जो स्थिति है ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है, इसकी रोकथाम बिल्कुल संभव है। इसके अलावा अगर हम बड़े बच्चों की या अडल्ट्स की बात करें, उनमें भी आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हमें काफ़ी लक्षण मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आम तौर पे देखे जाने वाला लक्षण जो है उसको हम गॉइटर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गर्दन का एरिया जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे सूजन हो सकती है और कई बार ये अगर लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत लंबे समय से आयोडीन डेफिशिएंसी है तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट का अपने रोज़मर्रा के खाने में प्रयोग करें तो हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी और हमें किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बचाव करने का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। अभिमान कहता है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम अकेले ही पर्याप्त हैं। लेकिन अनुभव ये कहता है कि चाहे छोटा सा कण भी हो, सही समय पर उसकी आवश्यकता भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हर पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, चाहे वो वृहद पोषक तत्व हो या सूक्ष्म पोषक तत्व। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने आहार को संतुलित बनाएं और एक स्वस्थ जीवन पाएं। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन,
गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में हम अपनी त्रुटियों से सीखते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी त्रुटियों को अनुभव में शामिल कर लेता है उसे जीवन की सही दिशा भी मिलती है और सफलता भी। जब भी जीवन में कुछ अनुचित होता है तो हमारा मार्ग भटक जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर में कुछ संवेदी तत्व आते हैं तो शरीर उनके विपरीत कार्य करने लग जाता है। इन्हें कहते हैं एलर्जेंट्स। एलर्जी शरीर में कई प्रकार के तत्वों से उत्पन्न हो सकती है। श्वसन एलर्जी बहुत ही आम है। जिस तरह से कहा जाता है एलर्जिक राइनाइटिस, जो एक आम समस्या है और बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। इस समस्या के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं और इस स्थिति में लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, आइए जान लेते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। मनुष्य का जीवन दुख भोगने के लिए, दुखी रहने के लिए, परेशान रहने के लिए नहीं हुआ है, सुखी रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए हुआ है। कहा भी गया, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। ऐसे में नियमित योग साधना हमारे रोगों को दूर करती है, लेकिन रोग के साथ साथ शोक को भी दूर करती है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की। छींके आना, नाक बंद हो जाना और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। लमसम पूरी एक बात कहें तो यहाँ से ऊपर का जो आपका स्थान है उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान छिपा है विरेचन गति में। विरेचन गति हमारी लंग्स की क्लींजिंग तो करती है, साथ में हमारे गले से जुड़ी समस्या, नासिका से, सर से, आँख से, कानों से, इन सब में बहुत बहुत लाभकारी। और अतिशोक्ति नहीं होगी अगर ये कहें कि विरेचन गति में हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। भारत योग की विरेचन गति के सारे स्टेप्स समझेंगे। आपको नियमित रूप से इन स्टेप्स को अभ्यास करना है, खाली पेट अभ्यास करना है। हम या तो पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में या क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे, और अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहले अभ्यास में इस तरह से हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर टिका लेते हैं। यहाँ मनोभाव नाड़ियां, उन पर पड़ने वाले प्रेशर को फील करेंगे। फोर्सफुल एक्सलेशन करना है और नासिका से जो भी मल बाहर आ रहा है एक टिश्यू रख लीजिए, हैंडकरचीफ रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए, उससे नाक को साफ करते रहिए। इस स्थिति में आना, ऐसा आप 50 एक्सलेशंस का एक राउंड कीजिए और 4 राउंड तक कर लीजिए। हर राउंड के बाद दोनों हाथों को खोलना, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। ये हुआ पहला राउंड, यानी पहला स्टेप, जिसके 4 राउंड आपको करना है 50-50 एक्सलेशन के। दूसरे स्टेप में हम अपने बाईं हथेली को तो रखेंगे अपने थाई पर या घुटने पर, दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाएं यानी राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट से फोर्सफुल एक्सलेशन 50 टाइम्स करना है। जब आप ये एक्सलेशन करें तो पेट के संकुचन पर भी ध्यान टिकाना है और नासिका से निकलने वाले मल पर भी। जो स्थिति में आए ऐसा 50 बार कर लीजिए। फिर दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना और राइट से इसी को रिपीट करना। और फिर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल्स, अंगूठा और तीसरी उंगली लेकर 50-50 बार किया। दोनों हाथों को खोला, डीप ब्रीदिंग किया, हाथों को वापस ले आए। ये सरल सा अभ्यास विरेचन गति ये आप नियमित रूप से करें। रात्रि में सोने से पहले माइल्ड स्टीम लें और फिर गाय का शुद्ध देसी घी 1-1 ड्रॉप अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में ऐसे लेते और ऐसे करके डाल लीजिए। आप ऐसा 15 दिन कर सकते हैं। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं, अपने ट्रिगर्स नोट करें। जिन चीज़ों से आपको जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों को अगर मैं करता हूँ तो ये समस्या बढ़ जाती है, उनको नोट करें, फिर उन्हें अवॉइड करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरे। हम अपने अनुभव से जो सीखते हैं वो कहीं और किसी विद्यालय में नहीं मिलता। ज्ञान हमारे अनुभव की वजह से आता है, अर्थात अनुभव हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और अभ्यास उसमें कुशलता लाता है। तो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और संस्कृत के अभ्यास के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ।
नमो नमः। अभिनन्दनमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां स्वागतं करोमि अहं सर्वेषां नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं, और इसके लिए पहले जान लेते हैं ए इस अक्षर से जुड़े कुछ उन शब्दों को जहां हम में से कई अशुद्ध उच्चारण व लेखन कर जाते हैं। एक शब्द है सेना, जिसका प्रयोग सेना इस रूप में ही करना चाहिए, क्योंकि सेना में स इस अक्षर के बाद ए इस अक्षर का प्रयोग हुआ है। अतः सेना इस शब्द के उच्चारण में ए इस स्वर वर्ण या अक्षर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि ऐ का। साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कई बार सेना को सेना बोल जाने की प्रवृत्ति हमें वैसा ही लिखने की ओर भी प्रवृत्त कर देती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सेना जैसे शब्दों को शुद्ध रूप में ही पढ़ें और शुद्ध रूप में ही लिखें। एक और शब्द है वेला। हालांकि यहाँ वेला के ए अक्षर के उच्चारण में तो प्रायः सेना और सेना की तरह व्यवहार नहीं प्राप्त होता, पर आप संस्कृत पाठशाला की गत कक्षाओं में जान ही चुके हैं कि व का कई बार ब के रूप में उच्चारण करना अशुद्ध होता है। अतः ए अक्षर से जुड़े वेला इस शब्द के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात इसे बेला नहीं बोला जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देव या देवः और देवता, जिसका अर्थ स्पष्ट ही है, पर कभी कभी हमें कई ऐसे प्रयोक्ता मिल जाया करते हैं जो देवः को दैवः और देवता को दैवता के रूप में भी अनवधानतावश लिख या बोल जाते हैं। संभवतः ए को ऐ समझने की दुष्प्रवृत्ति से ही ऐसा संभव होता है। ऐसे में अगर देव और देवता इन दो शब्दों को साधारण रूप से ईश्वर के एकत्व और बहुत्व के अर्थों में हम पहले से ही समझ चुके हों, तो दैव और दैवता जैसे शब्दों का देव और देवता शब्दों के स्थान पर उच्चारण हम नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर, जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का। प्रेजते, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस दीप्तिपरक अर्थ वाले आत्मनेपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजते, प्रैजते नहीं। ऐसे ही एक और धातु या क्रिया का शब्द है प्रेजति, जिसका अर्थ होता है कांपता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस कंपन परख अर्थ वाले परस्मैपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजति, प्रैजति नहीं। कहने का अर्थ यह कि ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है, पर संस्कृत व्याकरण के ही कुछ अपवाद या विशेष नियमों और उदाहरणों के साथ ही एक कुशल संस्कृत प्रयोक्ता ए और ऐ के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत, परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित करता है। इसलिए हम सभी को युगानुरूप कुछ परिवर्तनों और परिवर्धनों की प्रवृत्ति के साथ ही संस्कृत के मूल शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी सत्परामर्श के साथ साम्प्रतं समयः आगतः अस्ति संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनस्य। पुनरपि आयास्यामः एतामेव श्रृंखलाम् इतोपि स्पष्टयितुं। तावत् नुमः स्तुमः च सर्वान्। कहा जाता है कि
जो हमारे अनुभव होते हैं वही जीवन को बदलते हैं। वो कुछ भी वास्तविक नहीं जिसका हमने अनुभव नहीं किया। इसीलिए अंतिम श्वास तक प्रयत्न करते रहना चाहिए। या तो लक्ष्य प्राप्त होगा, अन्यथा अनुभव उस सूर्य के समान है जो आपके जीवन को रोशन कर सकता है। इसलिए सभी जो अनुभव हैं उनका स्वागत अपने जीवन में करते रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सा अनुभव आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए अनुभवों को अपने जीवन में शामिल कर अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने का प्रयत्न करते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।